Very good morning, students. On Saturday, we have uh, seen about the communication, definition of communication and its importance, and barriers in communication. Today, we will study about the 7 C's of communication and process of communication. Now, let us first go through what we have learned on Saturday. That is communication and its importance and barriers in communication. On Saturday, we have learned about the definition of communication, in which we have studied about the definition of communication. The word communication, which comes from the Latin word, ऐसा शब्द जो communication लैटिन वर्ड से आता हो, जिसको हम कम्युनिकेयर नाउन के फॉर्म में बोलते हैं या कम्यून वर्ब के फॉर्म में बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, विच मीन्स टू शेयर, मतलब अपने चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन एक म्यूचुअल प्रोसेस है, दो या उससे ज़्यादा पीपल इन जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, इन विच वी एक्सचेंज आइडियाज़, डेटा, नॉलेज, इमोशंस, व्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रू जेस्चर, वॉइस, है ना, अपने वॉइस से एक्सचेंज करते हैं, सिम्बॉल्स, साइंस एंड एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ सोशल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ओनली इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन द मैसेज, है ना, व्हेन द मैसेज कन्वेड बाय द सेंडर। अगर मैसेज कोई भी मैसेज अगर सेंडर के द्वारा मैसेज किया गया होगा किसको? रिसीवर को, और रिसीवर and the receiver मतलब by the receiver in exactly the same way as it was intended, और रिसीवर उसी अंदाज में उसी जैसा कि सेंडर ने उसको मैसेज भेजा है और वही चीज़ अगर उसको समझ में आती है तो हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया है। हम लोगों ने इसमें करीब 8 से 10 पॉइंट पढ़े थे कि हमारा बात करने का उद्देश्य क्या होता है, हम किस किस उद्देश्य से हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा बात करने का उद्देश्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशन के कारण हम बात करते हैं, एडवाइस के चलते बात करते हैं, काउंसलिंग के चलते हम बात करते हैं, ऑर्डर देने के लिए हम करते हैं, परसुएशन के लिए हम करते हैं, है ना, और किसके लिए करते हैं? एजुकेशन के लिए करते हैं। एट द मैनेजमेंट लेवल पे बात होती है तो भी एजुकेशन के लेवल में, जब मैनेजमेंट लेवल पर बात होती है तो भी कम्युनिकेशन होता है। एट द लेवल ऑफ एम्प्लॉय होती है, जो एम्प्लॉयज़ के लेवल के बीच में बात होती है वो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है। एट द लेवल ऑफ द आउटसाइड पब्लिक, जब हम पब्लिक के लेवल में बाहर जाकर हम बात करते हैं तो भी कम्युनिकेशन। वार्निंग के तौर पे कम्युनिकेट किया जाता है, मोटिवेशन के तौर पे कम्युनिकेशन होती है, जहाँ बहुत सारे लोग एक बार में बात करके सबको हम मोटिवेट कर पाते हैं। किसी का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो हम उसको मोराल को रेज करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हो, रेजिंग मोरल हो गई। सजेशंस हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर द कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या क्या चीज़ है, या ऐसी तथ्य जो बाधाएं लाती हैं किसमें? कम्युनिकेशन के उसमें। तो फैक्टर्स इसमें पूछा जाएगा, हो सकता है कम्युनिकेशन में व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पूछेगा, या फिर आपको पूछ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। The question comes like, again I am repeating, what are the factors affecting communication? मैं हो सकता है शायद यहाँ एडिट कर पाऊँ, यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what are the factors affecting communication? ये आपका क्वेश्चन है। या फिर आपको पूछ सकता है व्हाट आर सॉरी
या आपको पूछ सकता है व्हाट आर द बैरियर्स what are the factors affecting communication। ठीक है, या तो आपको ये चीज़ पूछेगा। आपको दो सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, सॉरी यार सेम हो गया। यहाँ पर आपका आएगा व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आएगा, BARRIERS, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन। ओके, तो ये चीज़ें आपको आ सकती हैं। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखना है? द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। या ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट यू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जो तथ्य फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में बाधा लाती हैं उसे हम बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा और परफेक्ट होगा? जब रिसीवर मैसेज को समझ लेगा उसी स्पिरिट में जैसा कि सेंडर ने उसे मैसेज किया था। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए, तो हम ये मानते हैं कि इट हैज़ बीन नोटिस किया गया है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन कभी भी टेक प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आती हैं और उन तथ्यों को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। बैरियर्स में बहुत सारे हम लोग को दिए हैं। रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम बोला है हमने, स्टडी को हमने पढ़ा है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम क्या है। प्रॉपर चॉइस अगर मीडियम लेते हैं तो इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन में ऐड होगा, नहीं तो रॉन्ग चॉइस करने से बैरियर ऐड होगा। क्या बोला है? प्रॉपर चॉइस अगर हम ऐड करेंगे, अगर सही माध्यम का हम चुनाव करेंगे तो क्या आएगा? आपका इफेक्टिवनेस ऐड होगा। और वहीं अगर हम रॉन्ग चॉइस हम चूज करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा? बैरियर ऐड होगा। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन में ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इफ एन एम्प्लॉय वांट्स टू एक्सप्रेस हिज रिग्रेट, अगर वो अपनी माफ़ी अपना मांगना चाहता है अपने सुपरविजन से, जिसके सुपरविजन में उन्होंने काम किया है, तो यह बेहतर अडॉप्शन चुनना होगा कि आप फेस टू फेस बात करें बजाय किसी माध्यम के, rather than अदर कम्युनिकेशन। सेकेंड है पॉइंट मिसकम्युनिकेशन का। An interaction between two parties in which common information was not communicated as desired, जैसा कि कम्युनिकेशन की डिज़ायरनेस होती है कि हम ये इंटरेक्शन दोनों पार्टीज के बीच में करें, वैसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? उसकी दो तीन रीजंस हैं। पहला है उसमें लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर। Many misunderstanding between the sender and receiver arising due to the different meanings of the words and other symbols used in communication। इसमें यह बताया गया है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में पैदा हो जाती है। किस कारण से? डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं या सिम्बॉल्स हो सकते हैं जो आप कम्युनिकेशन में यूज कर रहे होते हैं। सेकंड आपका दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड। इफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर receiver of the message if the receiver of the message does not understand the same meaning to a word as the transmitter sender has intended, then it will cause a barrier to communication। अगर रिसीवर उसी तरीके से जैसा कि सेंडर उसे मैसेज या उसे समझाना चाहता था मैसेज के जरिए, अगर वो उसे समझ नहीं पाता है, तो भी हम बोलेंगे कि ये बैरियर टू कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसके अलावा सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट में क्या है? बाईपास इंस्ट्रक्शन, अनप्रोसेस्ड, पूरी तरीके से प्रोसेस ना हुआ होना, अनक्लियर, किसी चीज़ का क्लियर ना होना, या किसी अप्रोप्रिएट, पर्याप्त भाषा का उपयोग न करना रिसीवर के द्वारा बैरियर टू कम्युनिकेशन का कारण बन सकता है। ठीक है, मिस प्रोनाउंस वर्ड, अगर किसी वर्ड का आपने उच्चारण सही नहीं किया है तो भी, और क्योंकि अगर आप किसी भी
शब्दों का उच्चारण अगर ठीक से नहीं करते हैं तो रिसीवर को सुनने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो उस वर्ड को कुछ और समझे, उस मीनिंग को और कुछ समझे। तो ये आपके समझने और सुनने दोनों में आपकी बाधाएं आएगी, जो कि एक कम्युनिकेशन का भी बैरियर बनेगा। तो उसमें यही लिखा है, द यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट प्रोनाउंस करेक्टली। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों का चयन का अगर आप उच्चारण सही नहीं करते हैं तो ये कैन क्रिएट प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न कर सकती है। किसके साथ? सुनने और समझने दोनों में बाधाएं उत्पन्न होगी। थर्ड, यह इंटरप्शन ऑफ फिजिकल बैरियर। हमने पढ़ा था कि फिजिकल बैरियर से किस प्रकार के हो सकती है। बहुत ज़्यादा साउंड कहीं से आ रहा है, नॉइस बोल सकते हैं, फैक्ट्री है, टेलीफोन है, हिंडर्स ओरल कम्युनिकेशन, जो आपके ओरल कम्युनिकेशन में बाधाएं आपको ला सकती है। सेकंड है आपका इम्प्रॉपर टाइम। अगर प्रॉपर टाइम में अपने किसी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया है तो भी बैरियर आएगा कम्युनिकेशन में। डिस्टेंस में भी बैरियर आएगा। अगर सेंडर और रिसीवर की दूरी बहुत ज़्यादा है तो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आएगी। क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी हमने बात किया था कि एजुकेशन क्या है, एक मेन उद्देश्य है, एजुकेशन में मेन उद्देश्य कम्युनिकेशन का है। लेकिन क्लासरूम एनवायरनमेंट कैन ईदर लीड टू इफेक्टिव, या तो वो बहुत प्रभावी कम्युनिकेशन पे जाएगा या फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। वर्बलिज्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, एंग्जाइटी होती है ना, लैंग्वेज का यूसेज होता है, डे ड्रीमिंग होती है ना, दिन में लोग सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं क्लासरूम में। डिसइंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, क्लास में बैठे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, कई लोगों के साथ बैठने में कंफर्ट महसूस नहीं करते। Can be the elements which can affect effective communication. ये ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अफेक्ट कर सकते हैं, अब दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। टीचिंग एड्स हमने पढ़ा था। आज के डेट में हम टीचिंग एड्स बहुत सारे यूज हो रहे हैं जिससे कि लर्निंग ईजियर किया जा सके, जैसा कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, है ना, थ्रू पावर पॉइंट और वीडियो। यू कैन से इंटरेस्टिंग एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। एग्जाम्पल इंटरेक्टिव बोर्ड का हम यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन का, एट्सेट्रा। इट हैज़ मोर पॉजिटिव फैक्टर्स दैन नेगेटिव, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर पड़ा है नेगेटिव से ज़्यादा में। ठीक है। विजुअल्स एड्स हेल्प टू लर्न मोर इफेक्टिव। विजुअल एड्स, जिसको हम देख करके पढ़ने की मदद लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। पावर कट, लेकिन अगर पावर कट होती है प्रेजेंटेशन के समय में तो ये कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर लाता है। नाउ let us study what we are going to study today, that is 7 C's of communication, which is the most important question in your course. That is, what are the 7 C's of communication, or different C's of communication, explain C's of communication, give examples to support. Now students, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जिस प्रकार हम किसी पिकनिक पे अगर हम जा रहे होते हैं तो हम एक चेक लिस्ट तैयार करते हैं कि व्हाट वी हैव टू टेक विथ अस एट द टाइम ऑफ पिकनिक। हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, किन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, क्या खाना रहेगा, हमें क्या यहाँ से लेके जाना होगा, कौन उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होगा लाने ले जाने, कौन पैसा कलेक्शन करेगा, कौन सबसे बातचीत करेगा। तो ये एक हम क्या करते हैं, किसी भी जगह जाने से पहले हम एक मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग में हम ये सारी चेकलिस्ट बनाते हैं। राइट, इन सब चीज़ों से आप एग्री होंगे। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो we used to prepare a list of the items so that we will not forget any of the item has been asked by our mother or father, है ना, ताकि हम किसी भी आइटम को भूल ना सकें, फूड आइटम, डोमेस्टिकल फूड आइटम को, ताकि हम जिसके बारे में हमसे हमारे माँ पिता ने भी बोला होगा कि आपको ये आइटम लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, वी मेक अ लिस्ट एंड वी यूज टू गो टू द शॉप and accordingly we purchase
Okay, so in this also 7 C's of communication. C's means communications only. C's में कौन से C's है कम्युनिकेशन, उनको हम देखेंगे। ये एक तरीके का एक चेकलिस्ट है कम्युनिकेशन में। जब हम ये भी आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि what we talk with our seniors or what we talk with our faculties, what we talk with our mother and father is different from what we used to talk with our friends. जो हम अपने टीचर से, जो हम अपने सीनियर से, जो हम अपने माँ बाप से घर में बात करते हैं, उन बातों में बात करने का जो तरीका होता है वो हमारे दोस्तों से जब हम बात कर रहे होते हैं उन तरीकों से वो काफ़ी अलग होता है। हम शब्दों का चयन करके उनसे बात करते हैं जब हम बड़ों से बात कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी टीचर से बात कर रहे होते हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, या फिर अपन अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं। तब हम अपने शब्दों का अपनी शालीनता बना करके हम उससे बात करते हैं। लेकिन जब हम किसी दोस्तों से बात करते हैं तो हम बहुत इनफॉर्मल होकर के बात करते हैं, फॉर्मल में बात नहीं करते हैं। बहुत रेयर होता है, ऐसा केवल 2% होगा जहाँ पर लोग फॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, आपको हर चीज़ों का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, चीज़ों को आपको, आपकी जो बात करने का तरीका है, आप किसी से भी व्यक्ति से जब बात कर रहे होते हैं तो आपका सेंटेंस पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के आपके बात करने में एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगिटी का मतलब होता है डाउटफुल, कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जब आप बोल रहे होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं, तब आपको उस समय अपने ग्रामर पे ध्यान देना होगा कि हम ग्रामर का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। Now let us see that what comes under the C definition of 7 C's of communication is the 7 C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skills and increases the chance that the message will be understood in the same way as it was intended. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एक चेकलिस्ट है जो हमें अब इम्प्रूव करता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल में मदद करता है और इंक्रीज करता है चांस को कि हम मैसेज को समझ सकें उसी तरीके से जिस तरीके से हमको वह मैसेज समझने के लिए भेजा गया है। इंटेंडेड मतलब चाहना। ठीक है, फिर से समझ गए हैं डेफिनेशन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। The 7 C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skill, जो हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करता है, साथ ही साथ एंड इंक्रीजेस द चांस, और चांस को भी बढ़ाता है कि हम उस मैसेज को समझ सकें जिस तरीके से सेंडर ने उस मैसेज को भेज करके समझने के लिए भेजा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी कम्युनिकेशन करने के लिए वन शुड कीप द फॉलोइंग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन माइंड। हमें कुछ नीचे दिए गए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को हमें अपने दिमाग पे रखना होगा प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए। पहला ये दिया है कि क्लियरनेस, क्लैरिटी। क्लैरिटी और क्लियरनेस का मतलब आप समझ रहे हैं। क्लियरनेस मतलब साफ सुथरा होना चाहिए बात करने में आप। क्लैरिटी इन प्रोजेक्शन ऑफ थॉट एंड आइडियाज, जो भी आपके थॉट और आइडियाज है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप क्या सोचते हैं और आपका क्या आइडिया है। ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश का या ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है। इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज़ करना है। यूज़ ऑफ सिंपल इजी वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, जितना हो सके सिंपल
इजी वर्ड और शॉर्ट सेंटेंसेस का आपको यूज़ करना है। शॉर्ट सेंटेंस मतलब छोटे वाक्यों का आपको यूज़ करना है, साधारण वाक्यों का यूज़ करना है और आसान शब्दों का यूज़ करना है। साधारण और आसान शब्दों का और छोटे वाक्यों का आपको उपयोग करना है। डी दिया है स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट ए टाइम। स्पेसिफिक मैसेज मतलब जो आप भेजना चाहते हैं केवल वही मैसेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका करेक्टनेस। करेक्टनेस में मतलब आप जो भी भेज रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब होता है प्रिसिशन के साथ, मतलब एकदम परफेक्टनेस के साथ जो काम होता है उसको हम प्रिसिशन बोलते हैं। तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेट फैक्ट। एक्यूरेट फैक्ट का मतलब आपका जो तथ्य है वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और फिगर्स भी आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए। करेक्टनेस का संबंध इसमें है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई मीटिंग हुई, ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग का जो प्रिसाइसनेस है, प्रिसिशन ये होना चाहिए कि टाइम प्रिसिशन आप बोल सकते हो कि किस टाइम पे हो रहा है। जैसे आपने कोई 12 o'clock का टाइम दिया तो 12 o'clock का ही टाइम होना चाहिए। एक्यूरेट फैक्ट मतलब अगर मैं अभी पूछूं कि आपके में मीटिंग में क्या हुआ, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपके पास वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। किस प्रकार की डिटेल्स? मान लीजिए कि मीटिंग में आप बैठे हैं, तो मीटिंग के डिटेल अगर मैं पूछता हूँ तो भाई कितने बजे टाइम आपकी मीटिंग चालू हुई, तो यू शुड नो दैट एट विच टाइम योर मीटिंग हैज बिगन, precise time. And accurate fact, if you say, if I ask you that how many students were present on the meeting, so you should know that how many students were present and what are the on what topic you have discussed on the meetings. Means you accurate fact, you have to be present that how on what topic you have been discussed in the meeting. So on the second point, if you say use of appropriate grammar, आपको सही ग्रामर का यूज़ करना होगा, उपयोग करना होगा, स्पेलिंग सही यूज़ करनी होगी, पंक्चुएशंस जहाँ पर आपके कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, हाइफन है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। मैसेज शुड बी वेल टाइम्ड, आपका समय बिल्कुल सही होना चाहिए उस मैसेज को करने के लिए। यूज़ ऑफ करेक्ट स्टाइल, जो भी आप स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसका सही उपयोग आपको करना होगा। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। आपके मैसेज में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस कैसे आएगा? कलेक्ट पहले करना है, फिर चेक करना है, फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, तब आप बोल सकते हैं कि चीज़ें कंप्लीट होकर के गई हैं। सेटिस्फाई करना पड़ेगा आप उन सब को क्वेरीज, उन सब के क्वेरीज को, और उस डॉक्यूमेंट को वैल्यू भी देना होगा। सी पॉइंट है कीप इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। रिसीवर का जो माइंडसेट है उसको कंसिडरेशन करते हुए आपको मैसेज उसके अकॉर्डिंगली आपको भेजना होगा, ठीक है। फिर आता है कॉन्क्रीटनेस मतलब क्लैरिटी ऑफ पर्पस। दूसरा दिया है स्पेसिफिसिटी ऑफ द मैसेज, मतलब मैसेज की बिल्कुल स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया क्लैरिटी ऑफ फैक्ट एंड फिगर होना चाहिए। और यूज ऑफ पावरफुल एक्शन, आपको पावरफुल एक्शन का उपयोग करना होगा। कॉन्क्रीट वर्ड, कॉन्क्रीट मतलब ऐसा नहीं कि आप कॉन्क्रीट पत्थर की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट पत्थर की बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्क्रीट वर्ड मतलब सॉलिड वर्ड्स होने चाहिए आपको, मतलब वर्ड्स का जो चयन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। रिलेटेड टू सिचुएशन होना चाहिए, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये आपके कॉन्क्रीटनेस को दर्शाएगा। कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये बोलता है कि अगर मैं बोलूं कि भाई इतने बजे शायद इतने के आसपास हुआ था, तो दैट इज़ नॉट अ कॉन्क्रीट मैसेज, है ना। अगर मैं यह बोलूं कि भाई 12:05 में चीज़ें हुई, दैट इज़ कॉन्क्रीट, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए पर्पस पे कि किस पर्पस में आपने चीज़ें बात की हैं। मैसेज बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिससे रिलेटेड उसी से होने चाहिए।
उसके जो तथ्य हैं और उसके जो फिगर्स होंगे वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पावरफुल एक्शन का आपको उपयोग करना है, कॉन्क्रीट वर्ड का यूज़ करना है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, टाइम और प्लेस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिफ्थ है आपका कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस का मतलब है गिव प्रिसाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये आपको एक बार याद हो गया तो उसी को फिर से डाल सकते हैं। अवॉइड रिपीटेशन, नीडलेस वर्ड्स, जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना है। नीडलेस वर्ड्स यूज़ नहीं करने, जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। बार बार रिपीटेशन नहीं करना है ना। लेंथी सेंटेंसेस मतलब लंबे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है। कॉन्साइज का मतलब होता है शॉर्ट में करना। तो मेक द मैसेज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि मैसेज को लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। छोटा बनाएं, शॉर्ट रहे, कम रखें, एसेंशियल जो जरूरी है, और अटेंशन सीकर, और ऐसे चीज़ों करें जिसमें आप किसी का ध्यान आकर्षित कर सको, ऐसे चीज़ों को यूज़ करना है। फिर है आपका आता है कंसिडरेशन, एम्फेसिस ऑन यू एंड आवर एटीट्यूड। आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, यू एंड आवर एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। मैं और हमारा, यू आप और हम, ये आपका एटीट्यूड रखना है। एम्फेसिस ऑन मतलब उस पर ज़्यादा जोर देना है। एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव प्लीजेंट फैक्ट्स, आपको जो भी है पॉजिटिव बनना है, सबके लिए प्लीजेंट बनना है, तभी आपको कोई चीज़ बता पाएगा। कोई प्लीजेंट फैक्ट मतलब आपको सामने झुक करके ही चीज़ों को, तथ्यों को आपको मिलेगा। किसी को चमकाना है, किसी को धमकी दे करके आप किसी भी फैक्ट को नहीं निकाल सकते। आप उनसे प्लीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर बताएगा। तो आपका प्लीजिंग नेचर होना चाहिए। दूसरा, क्लैरिटी होनी चाहिए, ईमानदारी जो होना चाहिए, वो इंटेंशन जो है, जिस भी उद्देश्य से आप काम करें उसमें आपकी ईमानदारी होना चाहिए, और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है। और अवॉइड जेंडर बायस वर्ड्स, किसी भी प्रकार का आपको जेंडर से रिलेटेड आपको बात नहीं करना है कि केवल महिला महिला और केवल पुरुष पुरुष, इस प्रकार का बात नहीं करना है। तो जेंडर बायस नहीं होना। ठीक है। सेवेंथ है कर्टसी। कर्टसी में क्या आएगा, एनदर एक्नॉलेज प्रॉम्प्टली, सॉरी आंसर एक्नॉलेज प्रॉम्प्टली। किसी भी आंसर को आपको एक्नॉलेज करना है प्रॉम्प्टली, तुरंत आपको जवाब देना है। और क्या ध्यान रखना है, तुरंत जवाब देते समय अपना टोन आपको राइट रखना होगा। कंटेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। आपको एक सिंसियर होकर के काम करना होगा, पॉजिटिव होकर के काम करना होगा, और किसी भी टफ सिचुएशन को दिमाग से आपको टैकल करने के लिए आना होना चाहिए। थैंक्स जनरसली फॉर एनी फेवर, किसी भी फेवर के लिए, कोई भी आपको कोई फेवर करता है तो आप उसको बिल्कुल थैंक्स कीजिए। कोर्टियस अप्रोच होना चाहिए, दैट इज पोलाइट एंड रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर। मतलब जो भी रिसीवर है वो, उसके लिए आपके दिल में पोलाइटनेस होनी चाहिए, और उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में इज्जत होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल 7 पॉइंट्स, है ना। अगर ये 7 पॉइंट्स के अगर आपने क्वेश्चन याद नहीं किए तो यू मे लूज अराउंड 7 to 8 marks, which is a bigger mark, maybe a bigger mark in your course for the subject. ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 7 C's में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहला है क्लियरनेस क्लैरिटी, सेकंड है क्लियरनेस क्लैरिटी, फिर है करेक्टनेस, थर्ड है कंप्लीटनेस, फोर्थ है आपका कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ है कॉन्साइसनेस, कंसिडरेशन, कर्टसी। ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें आपको रखनी है। आप इनसे भी याद रख सकते हैं कि सारे के सारे केवल फर्स्ट पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब CO से स्टार्ट होता है। CO करेक्टनेस से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका है कंप्लीटनेस, फिर है कॉन्क्रीटनेस, फिर है कॉन्साइजनेस, फिर कंसिडरेशन, फिर आपका कर्टसी। ये सारी चीज़ें आपकी CO से स्टार्ट हो, केवल आपका फर्स्ट जो है वो CL से स्टार्ट हुआ है, दैट इज क्लैरिटी एंड क्लियरनेस। ठीक है। अब आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक इट इफेक्टिव। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं।
ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक इट इफेक्टिव। ऐसा फैक्टर्स का बताइए, एक्सप्लेन कीजिए जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सके। तो इसमें दो चीज़ें हैं, फैक्टर्स दैट एनहांस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। दूसरी, आपको सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना है, फीडबैक आपको देना होगा, स्पीकिंग क्लैरिटी आर्टिकुलेशन के साथ, नॉलेज ऑफ रिसीवर ऑडियंस, रिसीवर का नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार की जनता आपके सामने बैठी है, स्पीड एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच, स्पीच में आपको सीक्वेंस रखना होगा, स्पीड में भी आपको ध्यान रखना होगा, रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर दैट यू हैव टू मेंटेन, कमांड ऑन सब्जेक्ट, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका किसी भी विषय में अगर आपका मास्टरी नहीं है, सब्जेक्ट का कमांड नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर योर मैसेज टू योर रिसीवर। नेक्स्ट है कमांडिंग अटेंशन, मतलब आपका कमांडिंग मतलब अटेंशन होना चाहिए, सबके प्रति ध्यान आपका होना चाहिए, कमांडिंग ध्यान होना है, मतलब सबके ऊपर आपका कमांड भी होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसमें यूज करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कम्स इज दैट explain the process of communication indicating the clearly role of each constituent element. Students, this is most important question. Explain the process of communication, that how the process of communication happen, indicating clearly role of each constituent element. उसमें हर एक एलिमेंट के बारे में आपको बताना है कि उसमें हर एक एलिमेंट का क्या क्या रोल है। Now here, let us understand how the communication process works. You are here seeing the diagram of the communication process. You are seeing here the sender, है ना? Sender, then encoding, then message, then channel, then receiver, and then decoding. Okay, and accordingly you give the feedback. And let us understand in an example. स्टूडेंट्स, आप लोग सबके पास मोबाइल है, तो अपन जब हम किसी को मैसेज करते हैं, एन्कोडिंग का मतलब होता है, इट मीन्स सेंडर एन्कोड करके भेजता है मैसेज को, ठीक है। एन्कोड करके करना मतलब आप कुछ भी टाइप करके भेज रहे हैं, दैट इज एन्कोडिंग, ठीक है। किसी भी वर्ड्स को टाइप करना, दैट इज कॉल्ड एज एन्कोडिंग। सेंडर ने क्या किया, मैसेज आपने टाइप किया, टाइप करके एन्कोडिंग, एन्कोडिंग मतलब मैंने जैसे बताया कि आप लिख के भेज रहे हैं, दैट इज एन्कोडिंग। एन्कोडिंग करने के बाद आपने क्या किया, मैसेज कर दिया, मैसेज कर दिया आपने, फिर उसके बाद किसी न किसी एक चैनल के जरिए आपने किसी चीज़ को मैसेज किया होगा, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चैनल या मीडियम आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चैनल या मीडियम का मतलब है, हो सकता है आपने किसी मोबाइल के जरिए आप भेजा हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर द चैनल और मीडियम। फिर चैनल या मीडियम के जरिए जब आप रिसीवर के पास वो मोबाइल मैसेज पहुँचता है, तो आप देखेंगे मैसेज इनबॉक्स का जो मैसेज का जो ऐप होता है, उस मैसेज पे 1 करके या जितने भी नंबर ऑफ मैसेज आप रिसीव करेंगे उसके ऊपर 1 या 2 या 3 ऐसा लिख करके आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स यू हैव a message in your message box. Then what you used to do, when you tap that message, जब उस मैसेज को आप टैप करते हैं तो मैसेज ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, रिसीवर ने उस मैसेज को क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। देन अकॉर्डिंगली यू यूज टू गिव दैट फीडबैक टू द सेंडर। जब आपके पास मैसेज आया, आपने उस मैसेज को समझ लिया, तब आप उस मैसेज का क्या करते हैं, उस मैसेज का आप जवाब देते हैं, ठीक है। तीन चीज़ों पे आपका प्रॉब्लम आ सकता है, पहला है मैसेज, दूसरा चैनल, तीसरा रिसीवर। यहाँ पर नॉइस क्रिएट दिखाया है। नॉइस अगर इन चीज़ों के बीच में अगर होती है किसी प्रकार की, तो बाधा आ सकती है, बैरियर उत्पन्न हो सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच एलिमेंट्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन। फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस कम्स। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एक डायनेमिक प्रोसेस है दैट बिगिंस विद द conceptualizing of ideas by the sender, who then transmits the message through a channel to the receiver, who in turn gives the feedback in the form of same message or signal.
within the given time frame. Thus, there are 7 major elements of communication process. इसमें 7 elements बताया गया है. First sender का encoding, message. Fourth one is channel. Fifth one is sixth one is receiver. Seventh one is decoding. 7 मेजर चैनल्स आपके, सॉरी ये 6 मेजर चैनल्स हैं. 7th में आपका फीडबैक आएगा. 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना. तो 6 मेजर चैनल्स है, 7 मेजर चैनल्स आपके हैं. तो इसमें क्या बताया है, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जहां वो शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट, आइडिया के कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि सेंडर के द्वारा भेजा जाता है. सेंडर हु देन ट्रांसमिट सम मैसेज, उस मैसेज को भेजता है. ट्रांसमिट करता है मतलब ट्रांसफर करता है मैसेज को किसी चैनल के जरिए रिसीवर को, थ्रू अ चैनल टू द रिसीवर, जो कि रिटर्न में हु इन टर्न, जो उसके बदले में गिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ सम इन द फॉर्म ऑफ सम मैसेज और सिग्नल विद इन द गिवन टाइम या विद इन द फ्रेम टाइम या विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम. Thus there are 7 measurable elements communication of process. ठीक है. सेंडर के बारे में क्या है कि सेंडर कौन होता है. द सेंडर आर द कम्युनिकेटर. सेंडर या कम्युनिकेटर वह व्यक्ति होता है जो इनिशिएट लेता है किसी कन्वर्सेशन के लिए, वार्तालाप के लिए, या एंड नो द आइडिया, और जिसको उस चीज के बारे में आइडिया होती है जो वो दूसरों को कन्वे करना चाहता है. तो सेंडर क्या हुआ, द सेंडर अ कम्युनिकेटर वो पर्सन हुआ जो इनिशिएट लेता है कन्वर्सेशन के लिए और आइडिया भी उसे पता होता है कि वो क्या कन्वे मैसेज करना चाहता है दूसरों को. सेकेंड है एनकोडिंग. द सेंडर बिगिंस विद द एनकोडिंग प्रोसेस, है ना. द सेंडर किससे स्टार्ट करता है, एनकोडिंग प्रोसेस से स्टार्ट करता है, जहां पर जहां उसमें ही यूजेस सर्टेन वर्ड्स ऑन नॉन वर्बल मेथड्स. हो सकता है बहुत सारे शब्दों का वो यूज कर रहा हो, या फिर नॉन वर्बल मेथड्स जो कि बताने योग्य मेथड ना हो, नॉन वर्बल मेथड्स यूज कर रहा हो, जैसे कि सिंबल्स, जैसे हम स्माइली का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन्कोडिंग, दैट विच बाय सीइंग वी अंडरस्टैंड दैट हाँ द पर्सन इज स्माइलिंग मीन्स ही इज हैप्पी, है ना. साइंस, किसी भी प्रकार का कोई साइन है तो बॉडी जेस्चर एटसेट्रा ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द मैसेज, जो आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता हो मैसेज. उसके बाद हम क्या कहते हैं, वंस द एनकोडिंग इज फिनिश्ड, जैसे ही एनकोडिंग फिनिश होता है, सेंडर मैसेज सेंड करता है ना, जो वो चाहता है. सेंडर गेट्स द मैसेज, द सेंडर गेट्स द मैसेज दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे. सेंडर के पास वो मैसेज रह जाता है कि उसको क्या कन्वे करना है. तो फिर वो मैसेज के ऊपर है. द मैसेज कैन बी रिटर्न, यह मैसेज जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक या नॉन वर्बल भी हो सकता है, जैसे कि बॉडी जेस्चर, साइलेंस, साइट्स मतलब देख करके, है ना, साउंड्स सुन करके, एटसेट्रा, और एनी अदर सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रेस्पॉन्स ऑफ अ रिसीवर, जो रिसीवर के द्वारा रेस्पॉन्स को वो ट्रिगर कर सके. ऐसे मैसेजों का यूज करना एनकोडिंग करके, उसे हम मैसेज के द्वारा भेजते हैं. मैसेज जिससे भेजा जा सकता है वो कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है. सेंडर चूजेस द मीडियम, सेंडर के ऊपर है वो मीडियम कौन सा यूज करता है. तो सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रिसीवेंट. सेंडर चूज करता है मीडियम को जिससे कि वह अपने मैसेज को रिसिपेंट को भेजना चाहता हो, रिसीवर को भेजना चाहता हो. इट मस्ट बी सेलेक्टेड केयरफुली, इसे बहुत सावधानी पूर्वक चयन किया जाता है, इन ऑर्डर टू मेक द मैसेज इफेक्टिव, ताकि वह मैसेज इफेक्टिव तरीके से सामने वाले के पास और करेक्टली उस मैसेज को इंटरप्रेट कर सके रिसिपेंट को. ओरल हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, जेस्चर भी, एटसेट्रा. साउंड मतलब आप रिकॉर्डिंग करके भी बैठ सकते हैं. आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मीडियम, या फिर ऐसा कोई जो ज़्यादातर कॉमनली यूज किया जाता है उस माध्यम का भी चुनाव कर सकता है. कौन, सेंडर. अब रिसीवर क्या करेगा. द रिसीवर इज द पर्सन
फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड और टारगेटेड। रिसीवर वह पर्सन होता है जिसके पास मैसेज को पहुंचाया जाना होता है या फिर वह टारगेटेड होता है कि इसी व्यक्ति को भेजना है। He tries to understand it in the best possible manner such that communication objective is attained. वह पूर्ण तरीके से कोशिश करता है उस मैसेज को समझने की सच दैट कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज अटेंड, कि कम्युनिकेशन जिस उद्देश्य से उसके पास भेजा गया है, मैसेज जो भेजा गया है वो उसको अटेंड कर सके। Now decoding. Here the receiver interprets the sender. रिसीवर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है किसको? सेंडर्स के मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और क्या करेगा? समझने की कोशिश करेगा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, चाहे जितना भी अच्छा पॉसिबल हो सके उतने बेस्ट मैनर में वो समझने की कोशिश करेगा। 7th है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस that ensures the receiver has received the message and interpreted it correctly as it was intended by the sender. फीडबैक एक ऐसा फाइनल स्टेप होगा प्रोसेस का जहां पर वो रिसीवर को इंश्योर करेगा, दैट इंश्योर्स द रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड इंटरप्रेटेड इट करेक्टली एज इट वाज इंटेंडेड बाय द सेंडर। जैसा कि सेंडर के द्वारा भेजा गया था वो ऐसे ही करेक्ट फॉर्म में आपने मैसेज सेंडर को भेजा, इस प्रकार का ये इंश्योर करेगा फीडबैक। ठीक है, तो ये आपके 7 एलिमेंट्स हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। First, as you see that 7 C's of communication, definition of communication, then barriers to communication, then 7 C's of communication, and here what we are studying, that is process of communication, is the most important part questions of this chapter. So be careful and study all these questions very thorough, because these questions are going into the coming classes, in the coming exams. So be ready for study this, है ना। आपको ये आंसर्स बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन आप इनको समझ करके अगर आप प्रोसेस से याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। किसी प्रकार की यदि आपको परेशानी विल यू फेस, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड इवन ऑल्सो यू स्टार्ट राइटिंग ए क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, and also even start writing question answers in your notes copy also. ठीक है, assignment I will give you later.